हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग देखते हैं कि हम GSTR 9C कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पहले ये CA या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाई करवाना पड़ता था, पर अभी ये सेल्फ सर्टिफाई होकर के जाता है। तो ये हम देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए GSTR 9C किन पे एप्लीकेबल होता है। तो जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ होगा ड्यूरिंग द ईयर। इसका ड्यू डेट है फाइल करने का 31 दिसंबर 2022। आप अगर GSTR 9C टाइम से नहीं फाइल करते हैं तो आपको पेनल्टी 200 रुपीज़ पर डे लग सकता है, प्लस ये जाएगा आपका मैक्सिमम 0.25% ऑफ योर टर्नओवर CGST और SGST में। GSTR 9C इन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है, जैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस पे, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 और 52, अपना TDS और TCS जो के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और गवर्नमेंट एंटिटीज जो CAG के द्वारा जिनका ऑडिट होता है। एग्रीगेट टर्नओवर इसमें क्या लें, आप 5 करोड़ तक पहुंचने के लिए क्या क्या लेंगे। मेन प्रॉब्लम तब होता है जब हमारा मोर देन 1 स्टेट में रजिस्टर्ड होते हैं। किसी स्टेट में 4 करोड़ का टर्नओवर है, दूसरे स्टेट में हो सकता है 90 लाख का टर्नओवर है, किसी स्टेट में 0 टर्नओवर है, किसी स्टेट में वापस 15 लाख का टर्नओवर। तो ये सभी हमें मैच करके देखना है कि 5 करोड़ होता है क्या। तो पैन बेस्ड टर्नओवर लेना है सारे स्टेट का मिला करके, ना कि सिंगल स्टेट वाइज देखना है। और अगर सारे स्टेट का मिला के आपका 5 करोड़ हो जाता है तो फिर सभी के अलग अलग 9C और 9 फाइल करने हैं, ना कि जिस स्टेट में क्रॉस हो रहा है उस स्टेट में। अगर सारे स्टेट का इंडिविजुअल क्रॉस नहीं हो रहा है लेकिन एग्रीगेट हो रहा है तो भी सारे का फाइल करने हैं 9 और 9C। अच्छा, टर्नओवर के लेने के टाइम पे हमें कौन कौन से देखने हैं, टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड दोनों या सिर्फ एक। तो जो हमारा सेक्शन 26 बताता है CGST एक्ट का, हमें टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड, नॉन GST सप्लाई, ये सभी तरह के टर्नओवर आपको इसके अंदर कंसीडर करने हैं देखने के लिए। एक कॉमन प्रॉब्लम जो आता है इंडिविजुअल के केसेस में कि बहुत बार कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो हम P&L में नहीं दिखाते हैं, बल्कि हमारा वो कैपिटल का पार्ट होता है। तो उस केसेस में आपको जब टर्नओवर आप अराइव करेंगे तो आपको GST पर्पस को खास ध्यान रखना है, ना कि सिर्फ जो आपने P&L में शो किया है वो। हो सकता है कि P&L में आपका टर्नओवर 4 करोड़ 90 लाख ही दिख रहा हो और 15 लाख हो सकता है कि आपने डायरेक्ट कैपिटल में दिखाया हो। तो ये दोनों को ऐड करके आपका 5 करोड़ क्रॉस हो रहा है तो वो फिर आपको 9C भरना है। बहुत बार लोग इस तरह नहीं देखते हैं और सिर्फ 9 भरते हैं और 9C नहीं फाइल करते हैं, तो उसका खास ख्याल रखें। ये सिर्फ मैंने आपको एक रेंट का एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, इसके अलावा भी इनकम हो सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट और दूसरे इनकम्स हो सकते हैं, तो वो अपने को ख्याल रखना है। बहुत एक खास जो ख्याल रखने वाली बात है वो है एडवांस रिसीव्ड। एक क्वेश्चन जैसे है कि मान लीजिए किसी ने नया नया बिजनेस चालू किया, उनका 6 करोड़ का एडवांस आया है सर्विस में। गुड्स के एडवांस पे नहीं भरना होता है GST, पर सर्विस के केस में हमको भरना पड़ता है। तो समझिए किसी को 5 करोड़ से ऊपर का सिर्फ एडवांस आया है मार्च में और बिलिंग वो बाद में करने वाले हैं, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा तो उसमें कोई इनकम नहीं आएगा। लेकिन GST में वो 5 करोड़ के ऊपर है तो क्या हमें GSTR 9C भरना है? ऑफकोर्स भरना है 9 और 9C, क्योंकि हमें टर्नओवर जो है वो GST के हिसाब से देखना है, ना कि सिर्फ इनकम टैक्स के पर्पस से। इस तरह के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कन्फ्यूजन के। ये हमने बहुत बेसिक चीज़ें इसके अंदर लिए हैं ताकि एक सोचने का हमें आइडिया मिले। अच्छा, जो मैंने आपको पहले बताया क्या क्या लेना है उसका एक जस्ट समरी के रूप में दिखाया है। जैसे रेंट इनकम होता है, इंटरेस्ट फ्रॉम FD है, डिविडेंड है, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट है। तो इस तरह के आइटम्स होते हैं। अब इसमें ये देखना है कि प्रॉफिट ऑफ सेल फ्रॉम फिक्स एसेट, ये सिर्फ प्रॉफिट का पार्ट आपका जो है वो दिखेगा P&L में,
पर जीएसटी के पर्पज से आपने फिक्स एसेट को जिस वैल्यू पे बेचा होगा, मान लीजिए कि 15 लाख में बेचा है और प्रॉफिट आपको 2 लाख ही हो रहा है, तो पीएनएल में आपका 2 लाख ही आएगा। पर एग्रीगेट टर्नओवर देखने के लिए हमको कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, 15 लाख रुपए लेना पड़ेगा। तो इस तरह के जो कन्फ्यूजन वाले पॉइंट है उसे खास ध्यान दें और इस तरह अपने एक्चुअल एग्रीगेट टर्नओवर पे पहुंचे। अदरवाइज आप इस तरह अगर नहीं देखते हैं और जीएसटीआर 9C नहीं फाइल करने पे जो आपको मैंने पेनल्टी पहले बताया वो भरने की बारी आ सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको खास ख्याल रखना है वो है एग्रीगेट टर्नओवर को अराइव करें करेक्टली। आपका बहुत ज़्यादा है, आप बड़े एंटिटी हैं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जहाँ पे आप बॉर्डर पे पड़ते हैं वहाँ ये ख्याल रखने वाली बात है। अब थोड़ा देख लेते हैं टेबल्स क्या क्या भरने हैं अपने को 9C में। तो जीएसटीआर 9C के अब टेबल हम लोग देख लेते हैं। ये बेसिकली एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, साथ ही साथ ये आपकी गलतियों को सुधारने का एक लास्ट मौका भी होता है। तो इसे सिर्फ आप एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की तरह ना देख करके इसे आपके करेक्शन करने का स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। तो जीएसटीआर 9C में हम क्या करेंगे, पहले के जो 4 टेबल हैं बेसिक डिटेल्स के लिए होते हैं। आपका जीएसटीआर नंबर, आपका लीगल नेम, कौन से एक्ट में आपने ऑडिट करवाया है, ये सब चीज़ें रहेंगे। तो हम देखते हैं टेबल नंबर 5 से। एक बार स्लाइड के थ्रू समझ लेते हैं इसमें क्या क्या होंगे, बाद में इसी चीज़ों को हम लोग रिपीट करेंगे एक्सेल सीट में। आप ऑनलाइन फिल करने का कोई ऑप्शन नहीं है जीएसटीआर 9C का, आपको ऑफलाइन टूल यूज़ करके जीएसटीआर 9C प्रिपेयर करना पड़ेगा, बाद में आप इसे अपलोड करना है। तो टेबल नंबर 5 में हम क्या देखेंगे, टेबल नंबर 5 में हम रिकंसाइल करेंगे टर्नओवर को किसके थ्रू, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो आपने 9 में डिक्लेयर किया होगा। दैट मीन्स 9 आपको प्रॉपरली फाइल करना है और ये ग्रॉस का रहेगा। ग्रॉस से मतलब ये नहीं है कि आपका सेल रिटर्न यहाँ पे नहीं जाएगा, सेल रिटर्न जाएगा, पर ग्रॉस में सारे चीज़ आपको ले लेने हैं, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल सारे। यहाँ पर ग्रॉस से मतलब हमारा वो है कि टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल दोनों ले लेना है। यहाँ से ग्रॉस मीन्स विदाउट सेल रिटर्न वगैरह के मीनिंग नहीं निकालना है। तो यहाँ पे आपको खास 5 नंबर टेबल में आपका जो आपने P&L में दिखाया हुआ है टर्नओवर, ऑडिट रिपोर्ट में जो आपने टर्नओवर दिखाया है वो दिखाना है, और नीचे 9C का जो आपने टर्नओवर डिक्लेयर किया है वो लिखना है। दोनों के बीच नॉर्मली डिफरेंस नहीं आना चाहिए, फिर भी ऐसे केसेस बन सकते हैं कि वो डिफरेंस आ रहा है, अनरिकंसाइल अमाउंट हो रहा है, तो वो कारण आपको ढूंढना है और वो कारण को आपको टेबल नंबर 6 में बताना है। अब आते हैं टेबल नंबर 7 में। तो टेबल नंबर 7 में आपका ऑटो पॉपुलेट होगा जो आपने टेबल नंबर 5 में बताया है, और उसका अब हम लोगों को टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल का यहाँ पे बाइफर्केशन हो जाएगा। ग्रॉस का अब डिफरेंस यहाँ आपको पता चलेगा। जो भी टर्नओवर आपने टेबल नंबर 5 में दिखाया होगा वो रिफ्लेक्ट होगा टेबल नंबर 7 के ओपनिंग में। उसमें से हमें नॉन टैक्सेबल आइटम को रिड्यूस करना है, जैसे कि एग्जम्प्ट हो गया, ऐसे टर्नओवर जिसके ऊपर आरशम में सामने वाला पे करेगा, एसईजेड हो गया। तो इस तरह के सारे आप माइनस करेंगे तो बाद में आप पहुंचेंगे टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर। तो वो टैक्सेबल अमाउंट एज पर बुक होगा, बुक्स मीन्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ बुक समझे, और कंपेयर करेंगे जो हमने 9 में टैक्सेबल इनकम दिखाया है, जो कि टेबल नंबर 4 में हम लोग दिखाते हैं, प्लस माइनस जो टेबल नंबर 10 और 11 में करते हैं, उसके बाद का अमाउंट होता है हमारा टैक्सेबल। तो उसको कंपेयर करना है। उसके बाद भी आपका अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसे आपको रीज़न बताना है टेबल नंबर 8 में। फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, अगर कुछ भी आप बना रहे हैं 9, तो कोशिश कीजिए कि सारे चीज़ें आप 9 में दिखा दीजिए, तो 9C में कोई अनरिकंसाइल अमाउंट नहीं आए। क्योंकि अगर आपका 9 में अनरिकंसाइल अमाउंट आता है तो आपके पास नोटिस आने के या डिपार्टमेंटल ऑडिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप 9 में ही सारे कुछ अपने को डिस्क्लोज कर दें, जो आप जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 में दिखाना रह गया हो, उन चीज़ों को अभी आप दिखा सकते हैं। अब है नेक्स्ट टेबल हमारा टेबल नंबर 9।
टेबल नंबर 9 है रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स पेड। जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे दिखाया है टेबल नंबर 7 में, उस पर अब आपको टैक्स पे करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप बता चुके हैं टेबल नंबर 7 में कि हमारा टैक्सेबल अमाउंट ये है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर आपको टैक्स कितना पे करना है अब वो हमें बताना है टेबल नंबर 9 में। टेबल नंबर 9 में आपको रेट वाइज डिस्क्लोज करना है कि 12% पे कितना भरना है, 18% पे कितना, ये सारी चीज़ें आपको टेबल नंबर 9 में दिखाना है। प्लस यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल वाली चीज़ नहीं, पर जो आरशम में आपको पे करना है वो भी चीज़ हमको वहाँ शो करना है टेबल नंबर 9 में। ये सिर्फ हमारा सेल्स रिलेटेड नहीं है, दूसरे जो हमें पे करने हैं आरसीएम के अंदर वो हमारा टर्नओवर का पार्ट नहीं है, पर टेबल नंबर 9 वो भी इंक्लूड करता है। और उसके पीछे में आपने जो 9 में दिखाया होगा हमने पे कर दिया है, उन दोनों को रिकंसाइल करेंगे और अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसको हमको टेबल नंबर 10 में बताना है कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये अभी बेसिक थ्योरी के रूप में देख रहे हैं, इसको हम लोग एक बार टेबल में भी देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग रिपीट करेंगे ताकि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ लगभग आ जाए। फिर टेबल नंबर अपना आएगा 11, एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड। कहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों ने देखा टेबल नंबर 6, 8 और 10, अगर यहाँ पे कुछ अमाउंट अनरिकंसाइल की तरह पड़ा हुआ है और उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है, आपने नहीं भरा है, तो वो आप टेबल नंबर 11 में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट टेबल है हमारा टेबल नंबर 12। जो टेबल नंबर 12 है रिकंसिलिएशन ऑफ नेट आईटीसी। नेट आईटीसी मीन्स जो आपका परचेज है और परचेज रिटर्न होने के बाद प्लस जो आपने आरसीएम पे भी हमने टैक्स पे किया है, उससे भी हम जो टैक्स लेते हैं वो पूरा का पूरा आपको दिखाना है टेबल नंबर 12 में। प्लस आपको फिगर लाना है 9 से, क्योंकि ये एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। किन के बीच में रिकंसिलिएशन है, आपने जो बुक में दिखाया है प्लस आपने जीएसटी में शो किया है। जीएसटी में शो करने का मीन्स है जीएसटीआर 9 में 9 अब हम फाइनल कर रहे हैं। तो जो भी हमारे बुक में दिख रहे हैं आपका क्रेडिट और आपने जो 9 में डिक्लेयर किया है, उन दोनों का रिकंसिलिएशन है। तो यहाँ पे वो शो करेंगे और उसके बाद भी कोई डिफरेंस आता है तो डिफरेंस का रीज़न हम बताएंगे टेबल नंबर 13 में। नॉर्मली आईटीसी के केस में आपके डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियाँ हमसे होती रहती हैं, तो यहाँ पे आने के चांसेस रहते हैं। हमारा बुक में तो क्रेडिट होगा, लेकिन ड्यू टू टाइम लैप्स हम लोग हमारे 2A में नहीं दिखा है, 2B में नहीं दिखा है, तो हम वो क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तो वो हमने 9 में अवेल नहीं किया होगा, तो वो आपका यहाँ पर अनरिकंसाइल होगा। आपके जितना आपके बुक में दिख रहा है, हम लोग वेट करते हैं कि चलो दिख जाएगा, और हम लोग साल ख़त्म होने के बाद भी उससे राइट ऑफ नहीं करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो बुक में आपका क्रेडिट दिखने ही वाला है। तो यहाँ पे अनरिकंसाइल अमाउंट आ सकता है। टेबल नंबर 14 है रिकंसिलिएशन ऑफ आईटीसी विथ एक्सपेंस बाइफिकेशन। ये टेबल कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, तो इस पे ज़्यादा हम लोग नहीं देखते हैं। इसमें अलग अलग हेड वाइज मांगा है कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर से कितना है, रेट एंड टैक्सेस से कितना, इस तरह के बाइफिकेशंस हैं, पर हमें ज़रूरत नहीं है, ये हम ऑप्शनल है। तो फिर भी आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। जस्ट इट इज़ बाइफिकेशन ऑफ द आईटीसी विच हैज़ बीन टेकन इन जीएसटीआर 9, और उसमें भी कुछ डिफरेंस आ रहा है तो टेबल नंबर 5 में बताना है। लास्ट टेबल हमारा है टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंसेस इन टेबल नंबर 13 एंड 15। ये भी आपके कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं तो ही आपको बताना है, अदरवाइज इसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बाद में एक टेबल नंबर 17 भी है, वो आपका एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलिएशन रहेगा, वो पार्ट वीक की तरह दिखता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसे हम ऑफलाइन टूल में भी देखते हैं कि कैसे इसे हम फिल कर सकते हैं ऑफलाइन टूल के थ्रू।
तो देखते हैं अब हम GSTR 9C ऑफलाइन यूटिलिटी एक्सेल की, जिसे हम कैसे फिल कर सकते हैं और बाद में इसे आप जनरेट करके जेसन फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि पहला है बेसिक डिटेल है, GSTN नंबर, फाइनेंशियल ईयर, लीगल नेम, ये सब रहेगा। बाद में हमें भरना है टेबल नंबर 5। देख सकते हैं टर्नओवर, ये टर्नओवर जो आपके P&L में शो कर रहा होगा या ऑडिट रिपोर्ट में आपके शो कर रहा होगा। और नीचे टर्नओवर आएगा आपका एज पर GSTR 9। तो ये कहाँ से लेना है आपको एज पर GSTR 9? तो ये आपको यहाँ से लेना है टेबल नंबर 13 के बाद टोटल टर्नओवर 5N + 10 - 11। तो यहाँ जो फिगर आ रहा है ये सेम फिगर आपको आपके यहाँ पे लिखना है एज पर GSTR 9। अब इन दोनों का जो फर्क आएगा उसे ही हमें रिकनसाइल करना है। अब कारण क्या हो सकते हैं अनरिकनसाइल होने का? समझिए आप GSTR 9 में 100 रुपीज़ का टर्नओवर दिखाए होंगे और बुक में आपके 90 रुपीज़ आ रहे हैं, यानी यहाँ 90 आ रहे हैं और यहाँ पे आपने 100 रुपीज़ दिखाया है। तो कारण क्या हो सकते हैं? तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कारण दे रखे हैं ऊपर, जिसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पर यह कंपलसरी नहीं है, अभी इसे मैंडेटरी नहीं बनाया गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको कंपलसरी नहीं है। 5B से लेकर के 5N तक कंपलसरी नहीं है, आप अगर चाहें तो भर सकते हैं। अदरवाइज आप O पॉइंट में जो भी आपका डिफरेंस है आप उसको यहाँ पे प्लस माइनस जो भी करके नेट आता है वो डाल के इसे आप रिकनसाइल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 10 रख देता हूँ तो ये आपका मैच हो गया। तो 10 का कारण क्या है उसे आपको यहाँ पे शो करना चाहें तो कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे अनरिकनसाइल अमाउंट के लिए है, हमारा ये अनरिकनसाइल में तो फिगर नहीं आ रहा है। जब अनरिकनसाइल में आ रहा था तो भरना होता है, लेकिन अगर इसे आप यहाँ लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, आपको पता रहेगा कि किस कारण से आ रहा है। देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू, जस्ट पॉइंट क्या क्या है इसके अंदर। तो 5B में अनविल रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मीन्स 20-21 में आपने कोई रेवेन्यू बुक किया होगा जिसका टैक्स GST में आप अभी दिखा रहे हैं, तो उसको यहाँ पे शो करना है। दूसरा है अनएडजस्टेड एडवांस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो एडवांस जिस पे आपने पे तो कर दिया होगा लेकिन उसका एडजस्टमेंट नहीं किया होगा अभी तक, तो उसे आपको यहाँ शो करना है। 5D डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। तो आपको अगर शेड्यूल 1 का नॉलेज होगा तो उसके हिसाब से आपको ऐसे सप्लाई होते हैं जो डिस्टिंक्ट पर्सन के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं और उस केस में हमें GST पे करना पड़ता है, पर वो ट्रांजेक्शन हमारे इनकम टैक्स के लिए टैक्सेबल नहीं होता है। तो उस केस में यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं B, C, D ये सब ऐसे आइटम्स हैं जो कि आपका टर्नओवर को बढ़ा रहा है, आपके P&L के टर्नओवर को। 5E क्रेडिट नोट इश्यूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन एनुअल रिटर्न। हमने क्रेडिट नोट इश्यू किया और वो GST में हमने शो किया है एनुअल रिटर्न में, पर उसका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उतने से हमारा एनुअल रिटर्न में तो टर्नओवर कम दिखेगा लेकिन P&L में उतने से ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ हमें माइनस करना है। सपोज देखिए 10 लिखेंगे तो ये आपका 10 माइनस कर दिया। तो इसी तरह के सारे आइटम्स हैं। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर इन ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट परमिसेबल अंडर GST। मतलब आपने आपके P&L में तो उतने से सेल कम कर दिया होगा पर एनुअल रिटर्न में उतने से सेल कम नहीं होगा। फिर ऊपर जो भी हम लोगों ने आइटम देखा जस्ट उसका रिवर्स है। अगर वहाँ बिगनिंग था तो यहाँ एंड ऑफ द ईयर आ जाएगा, अगर वहाँ एंड ऑफ द ईयर था तो यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द ईयर आ जाएगा। कंपलसरी नहीं है अभी, तो फिर भी आप चाहें तो इसे एक एक करके देख सकते हैं और अगर आपसे रिलेटेड है तो इसे आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5J क्रेडिट नोट आपने इशू किया है जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए परमिसेबल है बट GST में नहीं है। तो GST से उतना टर्नओवर आपका ज़्यादा आ रहा होगा, यहाँ कम आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ अगर आप 10 डाल देंगे तो इतने से आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा। इसी तरह एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय SEZ यूनिट टू DTA यूनिट्स। तो SEZ से आप DTA में जब सप्लाई करते हैं तो वो आपका टर्नओवर यहाँ बढ़ा होगा।
तो उसके आपको यहाँ से कम कर देना है। ठीक उसी तरह टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन स्कीम 5L में जो बता रहा है, आप ड्यूरिंग द ईयर कंपोजिशन में भी होंगे और बाद में रेगुलर में भी आएंगे, तो कंपोजिशन में आपको अलग रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, यहाँ आपको अलग करना पड़ रहा है, तो उसका एडजस्टमेंट आप यहाँ कर सकते हैं। फिर सेक्शन 15 बता रहा है जो आपका वैल्यूएशन का रूल है उसके थ्रू, तो उसके कारण आपकी जो वैल्यूएशन के कारण डिफरेंस आता है तो उसे आप यहाँ दिखा सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के कारण जो आपका टर्नओवर यहाँ बढ़ रहा होगा जबकि जीएसटी में उसका इफेक्ट नहीं दिए होंगे, तो उसका एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे हमारा टेबल नंबर 5 कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं टेबल नंबर 7। जैसा हमने देखा था 5 का ही यहाँ पे आता है, अब इसमें से हमें रिड्यूस कर देना है नॉन टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, जीरो रेटेड और बाद में यहाँ पे आपका आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से डिराइव करनी है, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड, जीरो रेटेड और सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय सर्विस रिसिपिएंट यानी आरसीएम वाले। तो आपको ये टेबल नंबर 5 में मिलेगा 9 के, तो टेबल नंबर 5 से ये सारा फिगर आपको लेके आना है। टेबल नंबर 5 है, यहाँ पे ये सारे आइटम्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आपको पिक करके यहाँ रखना है, तो बाद में जो बैलेंस बचेगा वो ऑटोमेटिक आपका टैक्सेबल रहेगा। इसी टैक्सेबल का अगर यहाँ फिर भी कुछ फर्क आता है तो 8 नंबर में आपको उसका रीज़न बताना है। अब ये जो हम लोगों ने 7 नंबर में टैक्सेबल अमाउंट को ड्राइव किया है, इसी का बाइफर्केशन 9 नंबर में हमको देना है रेट वाइज कि 5% में टैक्स कितना है, 12, 18 ये। अच्छा, यहाँ पे आरसीएम में जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो भी अपने को लिखना है। इस वैल्यू को आपको नॉर्मली हमें मैच करना रहता है टेबल नंबर 4 में जीएसटीआर 9 से। आरसीएम पे जो हमने टैक्स पे किया है वो हमें यहाँ पर बाइफिकेट करके बताना है रेट वाइज। ये पूरा आपको फिल करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं टोटल अमाउंट पेड एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न 9। तो 9 में जो हम टेबल नंबर 9 में दिखाते हैं, यहाँ पे 9 प्लस और माइनस जो अगर हम दिखा रहे हैं टेबल नंबर 10, 11 में प्लस माइनस करके वो फिगर आपको लेके आना है यहाँ पे। यहाँ पे भी उसके बाद भी कोई अगर डिफरेंस आता है तो टेबल नंबर 10 में उसका रीज़न बताना है। टेबल नंबर 11, 6, 8 और 10 जो हमने पहले देखा था, इसमें कुछ उसके कारण डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे बताना है, उसका टैक्स पे करना है। नॉर्मली ये आता नहीं है, आए तो बताना है। आइए अब देखते हैं टेबल नंबर 12। ये हमारा आईटीसी का रिकन्सिलेशन है। यहाँ पे आपको एज पर बुक जो आपने क्रेडिट बुक किया है वो दिखाना है। बाद में यहाँ पे आपने 20-21 का क्रेडिट जो 21-22 में किया है वो दिखाना है। सपोज यहाँ पे 100 है, 20-21 का आपने 21-22 में 10 लिया है तो वो हो गया यानी 110 रुपये है। फिर आईटीसी बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट, यानी आपके जो 100 रुपीज़ है बुक में वो आपने पूरा का पूरा 21-22 में नहीं लेकर के 22-23 में कुछ लिया है। सपोज वो 5 रुपीज़ आपने बाद में लिया है तो ये रिड्यूस हो जा रहा है। देखिए ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं रिड्यूस क्योंकि जो हमारा यहाँ पे फिगर लिखना है ये आपका आएगा 7J से। खास ख्याल रखें यहाँ पे आपको 7J का फिगर लेके आना है और 7J का जो फिगर आपका आता है वो आपका टेबल नंबर 6 में जो आपने दिखाया है वो प्लस यहाँ पे जो माइनस करेंगे वो फिगर आता है। यानी इसके अंदर आपका जो 22-23 में आपने क्रेडिट लिया है उसका इफेक्ट नहीं आता है, तो उसको नलीफाई करने के लिए यहाँ पे ये देखिए 5 रुपये हमने रिड्यूस कर दिया ताकि ये मिसमैच आपका नहीं हो। तो ये आपका इस तरह टेबल नंबर 12 रिफ्लेक्ट होता है। एक चीज़ आप ख्याल रखें खास, यहाँ पे आप अगर पुराने साल का कुछ 20-21 का आप अगर रिवर्सल कर रहे हैं तो अलग से जोड़ के 20-21 का रिवर्सल दिखा दीजिए। और इसी तरह टेबल 6 में आप पुराने साल का कुछ ले रहे हैं तो उसे यहाँ पे 6M में एनी अदर अमाउंट में आप दिखा के रखिए, तो आपको ये रिकंसाइल करने के लिए आसानी होगा। फिर भी आपका कुछ डिफरेंस कब आ सकता है वो मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं।
आपने बुक में क्रेडिट लिया है पर ड्यूरिंग द ईयर आपने क्लेम नहीं किया है और बाद में भी 22-23 में भी आपने क्लेम नहीं किया है, तो ऑब्वियस ये यहाँ पे आएगा और वो आपको लैप्स हो जाएगा, वो दिखाना है। दूसरा, आपने कोई गलत क्रेडिट क्लेम कर लिया है जो कि अलाउड नहीं होगा, बुक में उसकी एंट्री नहीं है, तो उसका भी आपको यहाँ पे अनरिकंसाइल आएगा और उसे आपको यहाँ शो करना है, और अगर पे करने की बारी है तो उसे पे करना है, अगर अभी तक पे नहीं किया है तो यहाँ आपका टेबल नंबर 12 कंप्लीट होता है। अनरिकंसाइल 13 में दिखाइए। 14 बाइफर्केशन है जो हमने आईटीसी लिया है उसका, हेड वाइज डिस्क्रिप्शन वाइज खर्चे का आप इसे चाहें तो भर सकते हैं, अगर डेटा है तो, नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट देख करके और बाद में सेम 12 का ही यहाँ पे कॉपी करना है। टेबल नंबर 15 अनरिकंसाइल कुछ रह गया है तो उसे आप यहाँ पे शो करिए रीज़न के साथ, टेबल नंबर 14 का। और टेबल नंबर 16 13-15 में जो आया है उसका यहाँ पे हेड वाइज बाइफिकेशन देना है। यहाँ पे गौर कीजिए, हम जब 12 और 13 टेबल भर रहे हैं या वहाँ पे हमारा हेड वाइज नहीं जा रहा है, तो जस्ट उसको यहाँ पे उन्होंने हेड वाइज बताने के लिए बोला है। और बाद में पॉइंट नंबर PT5 यानी टेबल नंबर 17 बोल सकते हैं, इसमें हमें रेट वाइज बाइफर्केशन देना है जो अनरिकंसाइल हो गया, जिसकी वजह से हमें लायबिलिटी आ रही है। इसे कंप्लीट करने से पहले आप जरूर इंस्ट्रक्शन पढ़ें। इंस्ट्रक्शन में आपको सब किस में कहाँ से फिगर लेने हैं ये बताए गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आप ख्याल रखें सारे सीट को वैलिडेट करें, सीट्स को सारे वैलिडेट सीट करें। वैलिडेट सीट होने के बाद देखिए यहाँ पे हमने फिगर नहीं दिया है तो रेट कर दिया है, यानी सब आप जो वैलिडेट करेंगे उसके बाद ही आपको जेसन जनरेट करने के लिए देगा। जेसन जनरेट करिए और इसे आप अपलोड कर दीजिए साइट पे। आशा करता हूँ आपको GSTR 9C समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोशिश करेंगे आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने का। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।